नमस्कार। आज की बड़ी खबर में टोक्यो ओलंपिक में मिली भारत को बड़ी कामयाबी की, हॉकी में जीत के साथ भारतीय टीम की शुरुआत की, किसानों को मौत पर कृषि के बयान की। इसके साथ बताएंगे सपा से गठबंधन को लेकर क्या शर्त रखी है एआईएमआईएम ने, और बुलेटिन के आखिरी में बताएंगे यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी का क्या है प्लान। लेकिन शुरुआत करते हैं ओलंपिक में भारत को मिली कामयाबी से। टोक्यो ओलंपिक में भारत को बड़ी कामयाबी मिली है। वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता है। वेट लिफ्टिंग में महिलाओं के 49 किलोग्राम वर्ग के मुकाबलों में भारत की ओर से मीराबाई चानू से भारत को पहले से ही बहुत उम्मीदें थी। मीराबाई चानू शुरुआत से ही दूसरे नंबर पर थी। क्लीन फंड जर्क के पहले प्रयास में चानू ने 84 किलो और दूसरे में 87 किलो वजन उठाया, लेकिन तीसरे प्रयास में वो 89 किलो वजन उठाने में नाकाम रही। इसके बाद स्नैच राउंड में भी उन्होंने पहले प्रयास में 110 किलो और दूसरे में 115 किलो वजन उठाया। तीसरे प्रयास में उन्होंने 117 किलो वजन उठाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रही। क्लीन एंड जर्क और स्नैच में उनका कुल स्कोर 202 किलो वजन उठाने के साथ चीन की होउ जिहुई ने 210 किलोग्राम वजन उठाकर गोल्ड मेडल जीता। इंडोनेशिया की कैंटिका विंडी ने ब्रॉन्ज जीता। हॉकी में भारत ने आज अच्छी शुरुआत की। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने अपने पहले मुकाबले में न्यूजीलैंड को 3-2 से हरा दिया है। भारत ने शुरुआत से ही आक्रामक रुख अपनाया, लेकिन पहला गोल न्यूजीलैंड ने किया। खेल के 6वें मिनट में न्यूजीलैंड के केन रसेन ने गोल कर कीवी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई, लेकिन 4 मिनट बाद ही भारत के रुपिंदर पाल सिंह ने गोल कर मुकाबला 1-1 की बराबरी पर ला दिया। इसके बाद कप्तान हरमिंदरप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर को 26वें और 33वें मिनट में गोल में बदलकर टीम इंडिया को 3-1 से आगे कर दिया। बाद में न्यूजीलैंड ने मैच में वापस आने की बहुत कोशिश की और 43वें मिनट में गोल कर बढ़त को कम भी किया, लेकिन इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर सकी और भारत ने ये मुकाबला 3-2 से जीत लिया। ओलंपिक गेम्स में यह भारत और न्यूजीलैंड के बीच 8वीं भिड़ंत थी। इसमें भारतीय टीम ने 5वीं बार जीत हासिल की है। केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ पिछले साल नवंबर से दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन के दौरान कितने किसान मर गए, इसका सरकार के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने संसद में यह जानकारी दी है। तोमर ने यह भी कहा कि सरकार ने 3 कृषि कानूनों के बारे में किसानों के मन में आशंकाओं का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन भी नहीं कराया है, लेकिन केंद्र ने किसानों की आशंकाओं को दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए हैं। सरकार किसानों के मुद्दों के प्रति गंभीर और संवेदनशील है। केंद्र किसान संघों के साथ सक्रिय चर्चा में लगा हुआ है। मुद्दों को सुलझाने के लिए अब तक सरकार और आंदोलनकारी किसान संघों के बीच 11 दौर की बातचीत हो चुकी है। तोमर ने कहा कि सभी दौर की चर्चाओं में सरकार ने इस बात पर जोर दिया है कि कानूनों को निरस्त करने पर जोर देने के बजाय किसान संघों को विशिष्ट खंडों पर अपनी चिंताओं के बारे में चर्चा करनी चाहिए, ताकि उनके मुद्दों का समाधान किया जा सके। 26 जनवरी को किसानों के विरोध प्रदर्शन के तहत एक ट्रैक्टर रैली के दौरान व्यापक हिंसा के बाद बातचीत फिर से शुरू नहीं हुई है। 3 कानूनों के विरोध में मुख्य रूप से पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हजारों किसान 8 महीने से दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाले हुए हैं। इनमें से 200 किसानों का एक छोटा समूह अब विशेष अनुमति मिलने के बाद दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना दे रहा है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक उठापटक शुरू हो गई है। मुकाबला इस बार काफी दिलचस्प होने वाले हैं। यूपी में हाथ आजमा रही सांसद असदुद्दीन ओवैसी के नेतृत्व वाली एआईएमआईएम ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के संकेत देते हुए बड़ी शर्त भी रख दी है। एआईएमआईएम ने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी यूपी में गैर भाजपा सरकार बनाने पर भागीदारी मोर्चे के किसी वरिष्ठ मुस्लिम एमएलए को उप मुख्यमंत्री बनाने को तैयार हो, तो उनकी पार्टी और मोर्चे का सपा से गठबंधन हो सकता है। एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हम तो चाहते हैं कि इस बार यूपी में अगर भाजपा को रोकना है
तो सपा बसपा के साथ हमारा भागीदारी संकल्प मोर्चा मिलकर लड़े। इससे मुसलमानों का 20% वोट बिखरने से बच जाएगा। मोर्चे के संयोजक ओम प्रकाश राजभर पहले ही कह चुके हैं कि अगर उनके मोर्चे की सरकार बनती है तो प्रदेश में हर साल नया मुख्यमंत्री होगा, यानी 5 साल के कार्यकाल में प्रदेश में 5 मुख्यमंत्री होंगे। शौकत अली ने कहा कि यूपी में संगठनात्मक ढांचा सभी 75 जिलों में जिलाध्यक्ष बना दिए गए हैं। जिला इकाइयां भी गठित हो चुकी हैं। पार्टी यूपी के इस बार के विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने का ऐलान पहले ही कर चुकी है। शौकत अली ने कहा कि कांग्रेस के साथ उनकी पार्टी या मोर्चे का कोई गठबंधन नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस डूबता हुआ जहाज है। जो भी इस जहाज पर सवार होता है वह खुद भी डूब जाता है। रही बात आम आदमी पार्टी की, तो उसका यूपी में कोई जनाधार। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव पूरी ताकत से लड़ने का मन बना दिया है। पिछले लगभग 15 साल से यूपी में सीएम विधानसभा का सदस्य नहीं रहा है, लेकिन इस बार शायद से रिकॉर्ड टूट सकता है। यदि बीजेपी विधानसभा चुनाव जीतती है तो सीएम विधानसभा सदस्य होगा। अभी यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ विधान परिषद के सदस्य हैं। उनसे पहले सीएम बने अखिलेश यादव और मायावती भी विधान परिषद के रास्ते ही सदन पहुंची थी। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपनी रणनीति में बदलाव किया है। पार्टी ने सीएम योगी आदित्यनाथ के अलावा दोनों डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा को सीट का चुनाव करने को कह दिया है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने स्पष्ट कर दिया कि पार्टी का हर दिग्गज विधानसभा चुनाव लड़ेगा। योगी आदित्यनाथ गोरखपुर की किसी सीट, जबकि केशव प्रसाद मौर्य इलाहाबाद व दिनेश शर्मा लखनऊ की किसी सीट से चुनाव लड़ सकते हैं, जबकि अभी ये तीनों ही नेता विधान परिषद के सदस्य हैं। इसके अलावा पार्टी के प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, महेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी चुनावी मैदान में उतरने का संकेत दे दिया है। यानी साफ है कि बीजेपी विधानसभा चुनाव में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रखना चाहती। पार्टी के दिग्गजों के मैदान में उतरने से गुटबाजी पर रोक लगेगी। साथ ही जिस सीट से पार्टी का दिग्गज चुनाव लड़ेगा वहां की आसपास की विधानसभा सीटों पर भी इसका फायदा बीजेपी को मिल सकता है। नमस्कार, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर बताइए। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।